अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। नमस्कार, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा शाह आप तमाम सुधी दर्शकों का आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। जी हाँ दर्शकों, आज मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत बशीर बद्र साहब की इस लेखनी से की है, इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो जल है, जो पर्यावरण है, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी लकीर जो खींची जाती है उससे कहीं ना कहीं हम अपने ज़िंदगानी के बहुत सारे अफसाने लिख सकते हैं। और इसी क्रम में आज बिहार बिहान बात करेगा पर्यावरण पर, ख़ासकर बातचीत होगी जल संरक्षण पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जल से ही हमारा जीवन है। इसके बिना हम अपने जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आज चूँकि हम जल संकट में हैं तो इस पर बातचीत करना और इससे बचने के उपाय जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हम हर रोज़ करते हैं ऐसे महापुरुषों के सुविचार से जिन्हें हम आत्मसात करते हैं, और उसके बाद ही तो ज़िंदगी में पॉजिटिवली आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए आइए कार्यक्रम बिहार बिहान में बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर और देखते हैं अनमोल वचन। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब वक्त हो चला है कि हम वर्तमान में लौटें, और वर्तमान में क्या कुछ हो रहा है हमारे ज़िंदगी में, किन किन लोगों से हम मुखातिब हो रहे हैं, ये बेहद ज़रूरी होता है अपने ज़िंदगानी में। और इसी क्रम में आज जो स्टूडियो में मौजूद होंगे वे एक साहित्यकार हैं, एक कवि हैं, एक लेखक हैं, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं और एक पर्यावरणविद हैं। इनके विषय में और अधिक जानते हैं और समझते हैं, देखते हैं इनके व्यक्तित्व परिचय को। प्रकृति पुत्र वशिष्ठ राय वशिष्ठ। वशिष्ठ राय वशिष्ठ 69 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी, एक प्रख्यात पर्यावरणविद, साहित्यकार, कवि और लेखक हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर सूरत टारा गांव में 1956 में जन्मे वशिष्ठ जी ने अपने जीवन के लगभग 5 दशक पर्यावरण संरक्षण को समर्पित किए हैं। बचपन में पिता के साथ खेतों में काम करते हुए उन्होंने प्रकृति की सुंदरता को आत्मसात किया, जो आगे चलकर उनके जीवन का मिशन बन गया, हरियाली से खुशहाली। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का अभियान शाहपुर पटोरी संस्था के माध्यम से समाज में पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। वे स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में जाकर पर्यावरण पर नुक्कड़ नाटक, गोष्ठी और परिचर्चाओं के माध्यम से युवाओं को जोड़ते हैं। उनका विशेष आग्रह है कि किसान अपनी जमीन के कम से कम 33% हिस्से में वृक्षारोपण करें। वे मांगलिक अवसरों जैसे विवाह और जन्मदिन को पौधारोपण से जोड़ने के पक्षधर हैं। वशिष्ठ जी मानते हैं कि केवल पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण ही असली सेवा है। उनका ध्यान वृक्षों की संख्या से अधिक उनके अस्तित्व की रक्षा पर है। अपने समर्पण और अथक प्रयासों के लिए उन्हें जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 36 से अधिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। उनके लिखी 3 पर्यावरणीय पुस्तकें, पर्यावरण संरक्षण पेड़ पौधों के संग, जल संकट जीवन संकट और पर्यावरण और जीवन, पाठकों में अत्यंत लोकप्रिय है। वशिष्ठ राय वशिष्ठ वास्तव में प्रकृति के सच्चे पुत्र हैं, जिनका जीवन समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन का प्रेरक उदाहरण है। जी हाँ, तो हमने जाना कि हमारे आज के जो मेहमान हैं वो क्या कुछ करते हैं, और आज मौका है उनसे मुखातिब होने का। तो हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वशिष्ठ राय वशिष्ठ। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज। पर्यावरण संरक्षण एक अभियान शाहपुर पटोरी की ओर से दूरदर्शन के सभी श्रोताओं का हरित अभिवादन। जी, सबसे पहले चूँकि हम बातचीत कर रहे हैं जल पर और जल के संकट पर,
तो मेरे जहन में जो सबसे पहली बात आ रही है वो ये आ रही है कि हम पर्यावरण में रहते हैं, हम इसके एक हिस्सा हैं, और चाहे मनुष्य हो, प्राणी हो, कोई भी जीव हो, जल की आवश्यकता हम सभी को है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि इसके बिना हम जीवन की कहीं ना कहीं परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद आज ये जो जल संकट है ये कहाँ से आ गई, और कौन कौन सी जल संकट है आज जिससे हम जूझ रहे हैं, क्या बताएंगे आप? पहले तो हम जल संकट पर आने से पहले चर्चा करेंगे कि जल का महत्व क्या है और हमारे लिए वो कितना ज़रूरी है। तो पर्यावरण के जो विभिन्न अंग हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, उसमें ये जो जल मंडल है वो उसका एक अलग स्थान है और अति महत्वपूर्ण पोजीशन पर है। अभी धरती के लगभग अगर 4 भाग में बांट दिया जाए तो 3 भाग में जल ही जल है, यानी कि 71% ज़मीन के भूभाग पर जल का कब्जा है और 29% पर ही ज़मीन है। और ये जो आप देख रहे हैं 71% जो जल है, इसमें पीने योग्य कितना है, तो इसमें से 97.5% जल जो है वो पीने योग्य नहीं है, वो खरा जल जिसको बोलते हैं। और जो 2.5% जल है वो पीने योग्य है। इस 2.5% में भी 1.5% जल जो है वो बर्फ़ के रूप में है। जल ही ऐसा चीज़ है जो आपको तीनों परिस्थिति में अब मिलेगा, ठोस में भी, गैस में भी और तरल में भी। तो बर्फ़ के रूप में 1.5% और बचा 1%, तो 1% जल जो है वो सिर्फ पीने के लिए है और वो शुद्ध जल है जिसको हम पी सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रकृति की संरचना है धरती का, उसी तरह से भगवान ने हमारे शरीर का भी संरचना बनाया। तो जिस तरह से 71% जल धरती पर है, उसी तरह से शरीर में भी जल की मात्रा 70-71% है। अगर इस मात्रा से अगर प्रतिशत नीचे आता है तो हम लोग को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरह से प्राकृतिक संरचना है उसी तरह से दैहिक संरचना में भी जल का महत्व है। और अगर जल की मात्रा शरीर में कम होती है तो नली कट जाता है, प्यास लग जाता है और आदमी कोलैप्स कर जाता है। ये हम लोग देखते हैं डायरिया के रूप में कि जब शरीर का पानी निकल जाता है तो इस तरह से जल का महत्व जो है हमारे हर क्षेत्र में है, प्राकृतिक रूप में है, दैहिक रूप में है, सामाजिक रूप में है, और इसके महत्व के आधार पर ही संरचना तैयार किया गया है। संकट की बात है तो जब इस पर संकट आएगा, जल पर संकट आएगा, तो हम पर भी संकट आएगा। और जब हमारे शरीर का पानी निकल जाएगा तो हम नहीं बच पाएंगे। उसी तरह से प्रकृति में जो विराजमान पानी है, अगर वो कम जाएगा, वो प्रदूषित हो जाएगा, तो प्रकृति और सृष्टि नहीं बच पाएगी। और संकट जब खड़ा होगा तो अनेकों रूप में आता है। संकट एक तरह के रूप में नहीं आ पाता है। कभी देखेंगे आपकी बहुत सुखाड़ हो गया, कभी देखेंगे कि अतिवृष्टि, मतलब कि अतिवृष्टि अनावृष्टि का जो प्रकोप है, और ये क्लाइमेट चेंज की बात है जिस पर हम लोग भी बात करेंगे बाद में। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो ये कभी अनावृष्टि कभी अतिवृष्टि हुआ, तो ये तो संकट ही है ना। और संकट आपको कब महसूस होगा? अब पानी की 2 बूंद की कीमत उसको पता नहीं है जो पानी से वो मोटरसाइकिल धोता है और साइकिल धोता है और घर धोता है। आप उससे महत्व पूछिए। पानी प्यास के बिना जब कंठ सूखने लगता है, उस वक्त कोई भी पानी अगर 5 बूंद पानी पास में आ जाए तो जीवन बच जाता है। तो वो प्यासे से इसके महत्व को समझा जा सकता है। किसान के भाव को देख के समझ सकता है, जिसकी फसलें लहराती फसलें पानी के बिना सूख जाती है, उनको पानी का महत्व समझ में आता है। और जब हमारा प्राण पखेरु निकलने लगता है पानी के बिना, तब हमको पानी के महत्व को समझ में आता है। बिल्कुल सही बात आपने कही और बहुत गंभीर गहरी बात आपने बताई है। और ये भी सच्चाई है कि भारत के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहाँ पर वाकई में लोग 2 बूंद पानी के लिए जूझ रहे हैं और रोज़मर्रा की इस्तेमाल के पानी के लिए भी बहुत मशक्क़त कर रहे हैं। इसी क्रम में आपने एक बात कही जलवायु परिवर्तन के विषय में, और हम देखते हैं, हम अगर अपने राज्य की बात करें, अपने बिहार की भी बात करें, तो
किन्हीं शहरों में हम देखते हैं कि बहुत वर्षा हो रही है, बाढ़ आ जा रही है, और किन्हीं शहरों में सूखा पड़ा है, बारिश बहुत कम हो रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, प्रकृति ने हम एक मानक तैयार करके दिया, वो कागज़ में नहीं है और किसी थैले में बंद नहीं है, वो व्यवहार में है। उसने कहा कि धरती है, स्ट्रक्चर है, उसमें इतने हिस्से में ज़मीन होना चाहिए और इतने हिस्से में ऑक्सीजन के लिए, जीवन यापन के लिए, प्राकृतिक फल के लिए पेड़ पौधे लगने चाहिए। तो एक मानक स्थिति है पूरे विश्व का कि धरती पर 33.33% भूभाग पर पेड़ पौधे होने चाहिए, वन जंगल होना चाहिए, वो क्षेत्र जंगल से आच्छादित होना चाहिए। जैसे जैसे मानव का विकास बढ़ते गया, मानव के मन में वो उसका आगे बढ़ने का, औद्योगिकरण का, शहरीकरण का और आधुनिक रूप में साज सज्जा में अपने आप को ढालने का जो भूख जैसे जैसे जगा, वैसे वैसे जंगल घटा, वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधन घटते चले गए, वैसे वैसे पेड़ पौधे कटते चले गए, नए नए शहर बसते चले गए, नए नए रोड और रेल पिछते चले गए। इसका असर क्या होता है कि जब प्रकृति ने कहा कि भाई 33.33% पर पेड़ पौधे होने चाहिए, आपने क्या किया उसको कि काटते 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 आज के समय में अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए तो 22-23% है वो वन क्षेत्र। और बिहार के मामले में देखा जाए तो जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था तो 7-8% था। आजकल देखते हैं सरकार का रिपोर्ट आ रहा है कि 14-15% है, फिर भी हम लोग बहुत नीचे हैं। तो जब ही हम उस क्षेत्र को घटा देंगे जो हमारे लिए प्राणवायु का काम करता है, तो इसका असर तो होगा। जलवायु परिवर्तन है कि आपको ये कभी कभी क्या होगा कि गर्मी में ठंडे का एहसास होता है, ठंडा में गर्मी का एहसास होता है। अभी होली के समय में मार्च महीना में ही आपको मई का एहसास हो गया, और आगे इस बार लगता है, अनुमान किया जा रहा है कि बहुत बड़ी तेज़ गर्मी पड़ेगी। आप देखें कि पिछले साल भी जब 48-47 डिग्री टेम्परेचर था देश के कई कोने में, तो वो 50 पार कर गया था। तो आप क्या सोच रहे हैं कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो आप घर में आप आराम से रह लेंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। आप एसी का सहारा लेंगे, कूलर का सहारा लेंगे, वो तो एसी आपका फट जाएगा और लोग का जान चला जाएगा। इसलिए प्राकृतिक एसी की जो प्रकृति ने, ईश्वर ने व्यवस्था की है, उसके साथ छेड़छाड़ न किया जाए। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम जल संकट से अपना बचाव कर सकते हैं, और जल हमारे लिए अति आवश्यक है, ये हमें मानना और ठान लेना होगा। और इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में पर्यावरणविद वशिष्ठ राय। वशिष्ठ, आपसे हम बातचीत कर रहे थे, और जब बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया कि किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण जो है उससे भी जल संसाधन जो है इस पर बहुत अधिक जो दबाव है वो पड़ रहा है। तो ये जो दबाव पड़ता है इसकी वजह से पानी का जो स्तर है और नीचे चला जा रहा है। क्या कुछ बताएंगे इस विषय पर? देखिए, ये चीज़ है कि जल का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग, ये तीन चीज़ है कि दुरुपयोग करते हैं और सदुपयोग करते हैं। तो उसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि घरेलू खपत के रूप में आप एक बेशक व्यक्ति का प्रतिदिन का जो जल का खपत है वो मानक स्थिति बनाया गया है कि वो 24 घंटे में 135 लीटर पानी खर्च कर सकता है एक व्यक्ति। उसका अलग अलग बता दिया गया कि स्नान करने में 55 लीटर बर्बाद करता है, टॉयलेट में 30 लीटर बर्बाद करता है, उसके बाद कपड़ा धोने में 20 लीटर बर्बाद करता है, घर धोने में 10 लीटर, बर्तन धोने में 10 लीटर, खाना बनाने में 5 लीटर और पीने में 5 लीटर। इस तरह से एक व्यक्ति पर 135 लीटर यह घरेलू खपत है। आप इसके अलावा अगर आप चलेंगे तो जो औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, रोड बन रहा है, रेल बन रहा है, और सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है वो कृषि कार्य में। अन्न जो हम लोग उपजाते हैं वहाँ पर 80% पानी का खपत होता है। हमारा कहना है और पर्यावरण लोगों का कहना है कि जल का जनसंख्या 36 करोड़ 37 करोड़ रुपया था,
जनसंख्या था आज़ादी के समय में। आज हम लोग सीधे 136 करोड़ पर पहुंच गए। तो इसका असर तो होगा। हम जब पानी का अगर सिर्फ सदुपयोग करें तब भी हम सर्वाइव कर लेंगे। हम क्या करते हैं कि उसका दुरुपयोग करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए कि आप ही के घर में, अब तो घर में साइकिल ख़त्म हो गया, मोटरसाइकिल है, 4 चक्का है। नया नया जब गाड़ी खरीद के लोग आता है तो दिन भर में उसको जितना बार विजिट करके आएगा उतना बार उसको पानी मार के बर्बाद करेगा। वहाँ पर हम इसको चेकअप कर सकते हैं कि अगर हम उसको रोज़ रोज़ न धो करके सप्ताह में एक आध बार धो लें। आप देखते होंगे कि नल जल का जो कंसेप्ट आया, बहुत बढ़िया कंसेप्ट आया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम है कि जैसे हम स्नान करने के लिए बैठे, ध्यान देने की बात है कि हम छोटी छोटी बातें रोज़ दिनचर्या में, दिनचर्या में हम उसको कर सकते हैं। टेप खोल दिया, लोग पानी गिर रहा है बाल्टी में, लोग स्नान किए जा रहा है, वो 55 के जगह पर 200 लीटर पानी बर्बाद कर दिया। तो क्या होता है, कुछ पानी से जल अपना स्नान कर रहा है, लेकिन कुछ पानी से ज़्यादा वो बर्बाद कर रहा है। तो जब हम स्नान करने के लिए जाएं तो बड़ा सा जो टब है उसमें पानी भर लें, टेप को बंद कर दें, फिर कमे तो फिर हम उसको करें। तो ये एक छोटा सा चीज़ है। हम रोज़ रोज़ वैसे जगह पर नहीं पानी को बर्बाद करें जो ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस तरह से अगर हम ला दें कि नहीं हमको ये करना ही है, दृढ़ निश्चय अगर हम मन में ठान लें कि हमको इतना ही पानी में जीवन यापन करना है, हम तो कर सकते हैं। पीने पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, 5 लीटर की जगह पर आप 10 लीटर पी लीजिए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। लेकिन जब आप वो पानी का बर्बादी करते हैं तो वहाँ तकलीफ़ होता है। आप इसको बचा सकते हैं, फिजूल खर्ची पानी का जो है उससे बचा सकते हैं। कोई मतलब नहीं है, पानी गिर रहा है और रास्ते से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन वही जब पानी का स्कार्सिटी होगा, आज आप 10 रुपया के छोटा बोतल में पानी देख रहे हैं, बाप दादा ने तो इनार में पानी देखा था, नहीं जलाशय में, तालाब में पानी देखा था। आज के बच्चे इसमें देख रहे हैं और वो भी पानी बिक रहा है। और एक समय आएगा जब पानी के लिए ही लड़ाई करना पड़ जाएगा, घर घर में लड़ाई करना पड़ जाएगा। जहाँ मान लीजिए कि अभी बिहार में फिर भी हम लोग बहुत कंफर्टेबल स्थिति में हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ 2000 फीट नीचे पानी है, महिलाएं की आप कल्पना नहीं कर सकती हैं कि बाल्टी लेके माथे पर लेके पहाड़ पर चढ़ करके मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है। वहाँ पानी की क्या स्थिति है। तो पेट्रोल और डीजल की लोग बात करते हैं ना, पानी के लिए आने वाले समय में अगर हम अभी नहीं चेतेंगे, पानी को नहीं बचाएंगे, बर्बादी सिर्फ रोक दें, पानी को बर्बादी से रोक दे, तब भी हम बहुत कुछ बचा सकते हैं सदुपयोग करके। और जनसंख्या का विस्फोट, पानी का जो बहुतायत खर्च करना, और आप देखेंगे कि सड़क जब बनता है, रेल बनता है, ये सब जो होता है तो कितना पानी लगता है। आप कल्पना कीजिए, 135 लीटर तो हम घरेलू बात बोले, लेकिन आप सोच लीजिए कि 1 किलोमीटर अगर सड़क बनती है तो उसमें कितने पानी की बर्बादी होती है। और हम क्या करते हैं, उसको फिर अलग से जनरेट करने का कोशिश नहीं करते हैं, जो है उसी में उसको लेके चलते हैं। तो हमको यहाँ पर सोचना होगा, समझना होगा कि हमको पानी का सदुपयोग ही करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है और किस तरीके से हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में क्या कुछ कदम उठा सकते हैं। इसी क्रम में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि अगर आपने कहा कि हम जब टॉयलेट जाते हैं तो हम 30 लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। कमोड के पानी की भी मैं बात करूँ तो जो पानी स्टोर रहता है वो स्वच्छ जल स्टोर रहता है, वो इस्तेमाल होता है कमोड में। अगर मैं बात करूँ फ़िल्टर के पानी की तो हम देखते हैं कि उसमें से भी पानी बर्बाद हो रहा है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कहीं चल रहे हैं सड़क पर और नल खुला हुआ है और पानी वहाँ से बह रहा है, बर्बाद हो रहा है, हम कई बार अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एक आम व्यक्ति रोज़मर्रा के जीवन में कौन कौन से कदम उठाए जिससे कि हम जल जो है उसको संरक्षित कर सकें। देखिए, हम लोग चलते फिरते भी जल को बचा सकते हैं। अभी आपने वो प्यूरिफाइड पानी की बात की, आरओ का पानी, उसका सिस्टम है कि 3 लीटर पानी अगर हम जनरल पानी लेते हैं तो उसमें से 1 ही लीटर हमारा पानी पीने वाला निकलेगा, 2 लीटर पानी बर्बाद चला जाता है। उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं
कपड़ा धोने में कर सकते हैं, टॉयलेट में कर सकते हैं। तो अगर आप अपने घर में, जनरली अब लोगों के पास है, आरओ लगा हुआ है, तो अगर आप वहाँ पर 10 लीटर पानी, अगर मान लीजिए कि एक परिवार में 5 आदमी हैं तो कम से कम 25 लीटर पानी है, तो 25 लीटर पानी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए 75 लीटर पानी कॉमन पानी चाहिए। उसमें से 50 लीटर पानी तो बर्बाद हो गया। अब वो 50 लीटर पानी से आप स्नान तो कर सकते हैं, कपड़ा तो साफ़ कर सकते हैं, ये करने की बात है। लेकिन उस पर लोग ध्यान नहीं देता है। पानी, कपड़ा साफ़ करेगा, स्नान करेगा वो समरसेबुल के पानी से ही। अगर हम वहाँ सिस्टम बना दें कि उस आरओ के पानी जो वेस्टेज पानी है उसका इस्तेमाल करें तो बच सकता है। ये सिंपल चीज़ है। और अगर हमको भय जब हो जाएगा कि अगर पानी नहीं होगा तब हम क्या कर पाएंगे, लोग बहुत सारा चीज़ भय के कारण करता है। और भय कोरोना में लोग देख चुका है कि किस तरह से ऑक्सीजन का अभाव हुआ तो डॉक्टर लोग भगवान हो गए। लेकिन प्रकृति जिसने पेड़ पैदा किया, जिसने उसमें से ऑक्सीजन मुफ्त में दिया, वो पीछे रह गए। जी नहीं, बिल्कुल, हमने देखा है, हमने संकट ऑलरेडी देख लिया है और ये जो जल संकट है ये हम भी देख रहे हैं और कितना भयावह हो सकता है, इस पर हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बहुत सारी जानकारी एकत्रित करेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पफ स्लीव्स रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जी हाँ दर्शकों, ब्रेक के उस पार आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं उस विषय पर जो हमारे ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्या है? वो है जल। जी हाँ, हम जल से ही निर्मित हैं और जल के बिना हम अपने जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। और इसी क्रम में बातचीत के लिए आज मौजूद हैं वशिष्ठ राय। वशिष्ठ हमारे साथ पर्यावरणविद। ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया किस तरीके से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जल जो है उसको संचय कर सकते हैं। लेकिन इसी क्रम में बात आती है कई बार जो वर्षा होती है उसके पानी को भी बचाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी अगर हम बचा लेते हैं तो बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। क्या कुछ बताएंगे? देखिए, बात यह है कि पानी बचाना वो एक है पोजीशन, लेकिन पानी आएगा तभी तो बचा पाएंगे। पानी हमारे पास आना भी तो चाहिए। तो पानी आता कहाँ से है? पानी के आने का सोर्स क्या है? तो एकमात्र सोर्स है बारिश। और बारिश जो है वो प्राकृतिक है। कृत्रिम बारिश आप फिल्मों में देख रहे होंगे कि हो जा रहा है, लेकिन प्राकृतिक बारिश से ही दुनिया चल रहा है। तो अगर वर्षा सही ढंग से, अब कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमको 110 से लेकर 125 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश चाहिए, मतलब 1100-1200 mm बारिश। लेकिन अभी बिहार को ही लीजिए, आप देखिए कि पिछले साल बिहार में मात्र 600-700 mm पानी ये बरस पाया। तो जब पानी का बरसने का रफ्तार कम होगा, उसका अब कहीं कहीं मान लीजिए कि कुछ ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन एवरेज है कि 1100-1200 mm होना चाहिए। पानी हो नहीं रहा है। तो पानी जब हो रहा है तो उसका एक जल चक्र है। कैसे हो पाता है कि जब बारिश होती है तो उसमें जो गर्मी होता है तो फिर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, फिर वो जल वाष्प बनता है, फिर बादल होते हैं, फिर वहाँ से आते हैं और उसका बहुत सारा परसेंटेज जल के नीचे चला जाता है जो भूजल के रूप में काम करता है। तो वर्षा होने का रफ्तार कम गया। जब कम गया तो स्वाभाविक है कि धरती जो है चैत बैसाख की जगह पर जनवरी फरवरी में ही तपने लगती है। हमको इस पर ध्यान देना होगा कि कैसे अधिक से अधिक जो स्टैंडर्ड बारिश है वो हमारे पास उपलब्ध हो, और उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग से हमको बचाव करना होगा। क्योंकि ये जो जलवाष्प का कण है गर्मी के कारण तो सूख जाता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग ना हो तो वो पूरा का पूरा ऊपर आकाश में जाके बादल बनेगा और फिर बादल से फिर पानी आएगा। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको
पेड़ लगाना पड़ेगा। पेड़ लगाना पड़ेगा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी हताहत कर रहा है और इसके कारण हम सभी हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं जल के संरक्षण की, तो जल प्रकृति का ही एक अभिन्न अंग है और जो ये प्रकृति है, जो पर्यावरण है, ये एक चक्र से बंधा हुआ है। आप क्या कुछ बताएंगे इस विषय पर? देखिए, ये जो प्रकृति का चक्र है, जल चक्र भी है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हम जल की बात कर रहे थे तो जनसंख्या विस्फोट की बात किए, फिजूल खर्ची को रोकने की बात किए, और हमको इससे स्वच्छ जल की बात है। हमने बताया कि 1% जल स्वच्छ है। तो स्वच्छ और शुद्ध जल कौन है, ये कैसे पता करते हैं? तो उसके लिए एक मानक तैयार किया गया है, पीएच मान उसको बोलते हैं। अगर 7 पीएच मान है तो वो पानी बिल्कुल शुद्ध पीने लायक है। अगर 7 से नीचे आ गया, मतलब 0 से 14 तक उसका पैमाना है, तो 7 से नीचे जैसे जैसे आएंगे वो पानी अम्लीय होते जाएगा, एसिडिक, और 7 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो क्षारीय होते चला जा रहा है। तो शुद्ध जल के लिए का पीएच मान होना चाहिए 7। एक दूसरा पैमाना भी है टीडीएस, वो खनिज, पानी में कितना खनिज है प्रति लीटर, वो उसका मापन होता है, और ये माना गया है कि 500 टीडीएस तक का पानी पीने योग्य होता है। तो हमको शुद्ध पानी पिएंगे तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर हम पानी प्रदूषित पिएंगे या जो पानी हमारे लिए हानिकारक होता है हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। आजकल जो पानी है, आप देख लीजिए कि नदी का पानी हो या तालाब का पानी हो, झरना का पानी लगभग ठीक है, लेकिन बाकी पानी को लोगों ने प्रदूषित कर रखा है। नदियाँ जो हैं उसमें शहरों की गंदगी, कल कारखानों का कचरा, फिर घर में हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक रीति रिवाज करते हैं, तो उसका जो अपशिष्ट होता है उसको लेके जाके कर देते हैं। वो जो पॉलीथीन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं और वो फेंक देते हैं, वो बहते बहते नाला को जाम कर देता है, और वो सब एन केन प्रकारेण वो कहीं जा कर के नदी में जा कर के ही सागर में जाके वो मिल जाता है। तो इस तरह से जो जल प्रदूषित होता है, अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है कृषि कार्य में, और पहले कृषि कार्य में लोग जैविक गोबर के आधार पर खेती करते थे। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते गया, लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ते गया, उपज बढ़ाने का जो है, आज 1 एकड़ में उपज का यील्ड देख लीजिए कितना है, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो यील्ड हम ले रहे हैं उस यील्ड में जो केमिकलाइज्ड फॉर्म है उससे हमारे शरीर को कितना नुकसान हो रहा है, तरह तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो जो खेती हम करते हैं उसमें उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो उसका पानी भी तो धरती में ही जा रहा है, तो फिर वहाँ भी वो प्रदूषित कर रहा है। तो वहाँ पर हमको बचना चाहिए, जैविक खेती का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुल मिला जुला करके हम ये कहना चाहते हैं कि जल को बचा के रखने के लिए, शुद्ध जल को बचा के रखने के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए जो आगे आने वाला समय है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं कैसे लोग और कैसे जो पूरा प्रकृति है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दर्शकों, हम जानते हैं कि प्रकृति का जो सौंदर्य है वो असीम है, और जो ये है ना वो आत्मा को शांति देती है और मन को प्रसन्नता प्रदान करती है, और इसी के साथ साथ हमें जीवन दान भी देती है। आइए ना इस विषय को अच्छे से समझते हैं हमारे इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से। आवरण का अर्थ हमारे चारों ओर विद्यमान प्रकृति प्रदत्त जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु और वातावरण से है, जो प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन के लिए अति आवश्यक है। विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति तथा नए आविष्कारों की स्पर्धा में आज हम प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहते हैं। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है। जल को प्रदूषित किया जा रहा है। हवा में
ग्रीन गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण वह प्रदूषित हो गई है। बड़े कारखानों से विषैला अपशिष्ट बाहर निकलने से तथा प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कचरे से प्रदूषण की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कुछ दूरगामी दुष्प्रभाव हैं, जैसे वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, मिट्टी का क्षरण, कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं सुखाड़। हमारे ग्लेशियर, जिसका पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, आज पिघल रहे हैं एवं वनस्पतियों का विनष्ट होना, मानव का अनेक नए रोगों से आक्रांत होना आदि देखे जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य ज़रूरत जल को प्रदूषण से बचाना होगा। गंदा निष्कासित पानी समीपस्थ नदियों और समुद्रों में गिरने से रोकना होगा। जल प्रदूषण के साथ ही वायु प्रदूषण भी मानव के सम्मुख एक चुनौती है। बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियों से लगातार उठने वाला धुआं, रेल व नाना प्रकार के डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के पाइपों और इंजनों से निकलने वाली गैसें तथा धुआं, एसी, इन्वर्टर, जनरेटर आदि से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्रति क्षण वायुमंडल में घुलते रहते हैं। अब हाल यह है कि महानगरों में नहीं बल्कि गांवों तक में लोग ध्वनि विस्तारकों का उपयोग करने लगे हैं। वहीं मोटरसाइकिल व वाहनों की आवाज़, औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के कोलाहल ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। इससे मानव की श्रवण शक्ति का ह्रास हो रहा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि तीनों ही हमारे व हमारे फूल जैसे बच्चों के स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ सुथरा रखना परम आवश्यक है। इसके लिए जनता को जागरूक करना चाहिए। बस्ती व नगर के समस्त वर्जित पदार्थों के निष्पादन के लिए सुदूर स्थान पर समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जो औद्योगिक प्रतिष्ठान शहरों तथा घनी आबादी के बीच में हैं, उन्हें नगरों से दूरस्थ स्थानांतरित करने का पूरा प्रबंध करना चाहिए। घरों से निकलने वाले दूषित जल को साफ करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाने चाहिए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। वन संरक्षण को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें उर्वरक और कीटनाशक पर निर्भरता को कम करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास गमले में छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। उपयुक्त सभी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अगर हम थोड़ा सा भी उचित दिशा में प्रयास करें तो बचा सकते हैं अपना पर्यावरण। जी हाँ दर्शकों, तो हम ये सारी अगर परिस्थितियों से अपने आप को आगे निकालें तो हम बचा सकते हैं अपना पर्यावरण। और पर्यावरण को बचाने के लिए आज बातचीत करने के लिए पर्यावरणविद भी हमारे साथ मौजूद हैं, वशिष्ठ राय। वशिष्ठ, आपसे बातचीत हम कर रहे थे, आप बता रहे थे किस तरीके से ये जो जीवन का पूरा चक्र है, जल का पूरा चक्र है, पर्यावरण का पूरा चक्र है, ये काम करता है। और आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई किस तरीके से जल प्रदूषण से हम खुद को बचा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है जल की, तो इसके आवश्यकता को जो नई पीढ़ी है या जो छोटे बच्चे हैं उनमें कैसे हम डाल सकें, बता सकें, उनमें जागरूकता कैसे ला सकें, या जन जागरूकता की मैं बात करूं तो क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? अब इसके लिए देखा जाए कि विश्व स्तर पर 1972 में ब्राज़ील में एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण पर आधारित। उसमें ये तय किया गया कि हम हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाएंगे, विश्व जल दिवस। लोगों को ध्यान केंद्रित करने के लिए, विश्व के लोगों को ध्यान पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1972 में ये 1972 में ये तय हुआ और
1973 से ये हर साल मनाया जाता है विभिन्न थीम के द्वारा। और उसके बाद 1974 में एक जल अधिनियम भी बना, उसके तहत हमको कैसे काम करना है। तो हम अभी जो पीढ़ी है उसके साथ अगर हम इस बात को रखें कि आगे आने वाले दिन में हमको जल से संबंधित क्या क्या समस्या आ सकती है, तो अपना हम ये फर्ज निभा सकते हैं। और एक ऐसा समस्या है, जल एक ऐसा समस्या है और ऐसा वरदान भी है, समस्या ही नहीं इसको कहेंगे, वरदान भी है। हमारा प्राण वायु है ये, जल के बिना तो कब जब बाढ़ आवे तो अभिशाप हो गया, सुखाड़ आवे तो अभिशाप हो गया, वही अगर हमको प्यास बुझा देता है तो वरदान है। हमको इसको आगे किस रूप में संरक्षित करें, किस रूप में प्रदूषण से बचाएं, और अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो देश स्वस्थ कैसे होगा, नागरिक स्वस्थ नहीं रहेंगे तो देश का भविष्य कैसे स्वस्थ होगा। तो देश का भविष्य को स्वस्थ रखने के लिए हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको प्रदूषण से लड़ाई लड़ना होगा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, हर फ्रंट पर लड़ाई लड़ना होगा। और जल तो एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है, हमको इस पर गहराई से ध्यान देना होगा। बिल्कुल गहराई से ध्यान देनी होगी और हमें बताना भी होगा आने वाली पीढ़ी को।